नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं रईस खान आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं। जो संविधान की हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अध्ययन कर लिया था कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है। और चलिए उसी कड़ी के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की अब न्यायिक और वित्तीय शक्तियों का विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। और रही बात ये मोटिवेशनल की, तो मैंने आपको पहले बताया कि क्या करना है आपको, कि पढ़ो ऐसा कि आप पढ़ा सको। ध्यान रखना, सफलता का एक ही मंत्र है, और मंत्र नहीं है जो आप पढ़ते हैं संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, जो भी है वो मंत्र नहीं है। सफलता का एक ही मंत्र है। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में माता देवी के यहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। थाली में रखी हुई रोटी से पेट नहीं भरता है। जब तक आप उसको तोड़ करके और चबा करके नहीं खाएंगे, तब तक पेट नहीं भरेगा। तो तोड़ करके चबाना वो क्या है? मेहनत है। तो जब तक आप पुस्तकों का, लेक्चरों का, अध्यापकों से अध्ययन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, समय नहीं लगाएंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। तो देखिए, सफलता का एक ही मंत्र है, वो है मेहनत। इसे रट लीजिए, मेहनत मेहनत मेहनत। और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। आप कल्पना करो एक बात छोटी सी की, कि आपको किसी भी राजा के बारे में, किसी भी जैसे राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, अपने छोटे भाई को, बहन को, या अपने साथी को बताना है, तो पहले उसके बारे में वो पढ़ो कि क्या बढ़िया चीज़ है, कैसे मैं समझा सकता हूँ इसको। ऐसे पढ़ो। ऐसा नहीं है पढ़ने बैठ गए, रीडिंग मार रहे हैं, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, माइंड कहीं, बॉडी गई। तो बॉडी और माइंड दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, काम नहीं चलेगा। इसलिए पूरे एकाग्रचित होकर के मेरे साथ बने रहिए। बड़े विस्तार से, आराम से, तल्लीनता से, शालीनता से अध्ययन करते हैं। अब हम क्या टॉपिक हमारा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर ध्यान दिला दूं, राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, ध्यान रखना, और भाग 5 में है। और राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। कौन कौन शक्तियां पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे न्यायिक व वित्तीय शक्तियां। कौन कौन शक्तियां पढ़ेंगे? न्यायिक व वित्तीय शक्तियां। कि भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्तियां कौन सी है। और ध्यान रखना, एक बार पुनः दोहरा देता हूं बात को, कि राष्ट्रपति स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करता है, जिसका आधार अनुच्छेद कौन सा है? 74 है, जिसके अंतर्गत क्या करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, और अनिवार्य है उसके अनुसार ही कार्य करना। तो जो भी काम करेगा अभी भी वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। नाम किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति कौन कौन से न्यायिक कार्य करता है, तो उसका हम शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 72। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत लाजवाब आर्टिकल है, वो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है इससे। क्या है इसमें? कि राष्ट्रपति है ना, वो किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को, ध्यान रखना, सजा प्राप्त व्यक्ति को, क्योंकि सजा देने का काम किसका है? न्यायालय का है। न्याय कौन करता है? न्यायालय करता है। तो न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है, तो राष्ट्रपति के पास में वह दया याचिका लगा सकता है। दया याचिका, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मर्सी पिटीशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मर्सी पिटीशन। तो दया याचिका लगा सकता है। इस दया याचिका के तहत राष्ट्रपति 4 प्रकार से कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? वह उसे माफ कर सकता है। पहली बात क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। दूसरी बात क्या कर सकता है? वह उसकी सजा को कम कर सकता है। ध्यान रखना, सजा को कम कर सकता है। तीसरी बात क्या करेगा? वह उसकी सजा को स्थगित कर सकता है। और चौथी बात है, वह उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति बदल सकता है। अब समझिए ध्यान से, माफ का मतलब समझ गए होंगे आप, कि माफ कर दिया जाओ, बरी, पूर्ण तरह से माफ किया जाता है तुम्हें, तो वो है माफ करना। सजा कम करने का मतलब क्या है? किसी को सजा मिली 20 साल की, तो सजा कम करके कर देना 6 साल, 2 साल, 10 साल, कम कर दिया गया। किसी को मिली सजा, कठोर कारावास मिला कि तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, तो उसकी सजा को कम कर दिया। इस प्रकार से स्थगित करना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है किसी तारीख पर, तो राष्ट्रपति के पास उसे दया याचिका लगाई अनुच्छेद 72 के तहत, तो क्या करेगा? स्थगित करने का मतलब राष्ट्रपति उसकी फांसी को आगे बढ़ा सकता है, कि अब नहीं, आगे, इस प्रकार स्थगित कर सकता है। प्रकृति बदलना और कम करना सेम से ही है, लेकिन अंतर है, ध्यान रखना। प्रकृति बदलना मतलब किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसे क्या कर देगा?
आजीवन कारावास में बदल देगा, उम्र कैद में बदल सकता है। किसी को कठोर कारावास हुआ उसे सामान्य कारावास में बदल सकता है, तो उसकी प्रकृति बदल देना ये होता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत ध्यान रखना क्या है, व्यक्ति की सजा प्राप्त व्यक्ति को माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अब सुनिए ध्यान से, दूसरा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 124 और इसी के साथ में ही एक अनुच्छेद है 214। क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट वाले न्यायाधीश में दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि वह उनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और दूसरी बात इसी में ध्यान रखनी है उनको शपथ भी दिलाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति क्या करता है, उनकी नियुक्ति करता है। क्या करता है, नियुक्ति करता है। और ध्यान रखना इस बात को, शपथ नहीं दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का, जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति करता है और उनको शपथ दिलाता है, तो यह भी इसका प्रमुख न्यायिक कार्य है। तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमने दो अनुच्छेद देखे, 72 में वह दया याचिका और 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ, और 214 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। तो ये बातें थी दो। अब इसके साथ में और देखते हैं हम कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमने दो आर्टिकल देख लिए हैं। अब जो शक्तियां बची हैं वो है इसकी मुख्य रूप से वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में हमें मुख्य रूप से, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से हम दो आर्टिकलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267। इसमें क्या है, इसमें है आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। आपको ध्यान रहे बाहर का जितना भी पैसा है वह मुख्य रूप से दो बैंक में आता है, दो प्रकार की निधियों में आता है। एक होती है संचित निधि, कौन सी होती है, एक होती है संचित निधि जो अनुच्छेद 266 में उल्लेखित है, एक है आकस्मिक निधि, एक है आकस्मिक निधि जो अनुच्छेद 267 में उल्लेखित है। एक और निधि होती है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन संसदीय कानून में है, जो संवैधानिक जो कानूनी विधि है, जो कौन सी है, वो है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। तो हम बात कर रहे हैं आकस्मिक निधि की, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत, जिसके तहत क्या होता है, जब संसद का, ध्यान रखना, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ध्यान रखना, जब संसद की बैठक चल रही होगी तो अगर सरकार को धन चाहिए तो वह लोकसभा की अनुमति से अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि से धन ले सकती है। सरकार को धन की आवश्यकता हुई, संसद की बैठक चल रही है तो लोकसभा के माध्यम से वह संचित निधि से धन ले सकती है। लेकिन जब सरकार को धन चाहिए, संसद की बैठक नहीं चल रही है, तो ऐसे में इमरजेंसी है, अब धन कहां से आएगा सरकार के पास में, क्योंकि बैठक जारी नहीं है। तो ऐसे में वह राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से सरकार धन ले सकती है। ध्यान रखना, सरकार धन ले सकती है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा अनुच्छेद है 280, अनुच्छेद 280। इसमें क्या है, राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग। क्या बात है इसमें खास ध्यान रखिए, जो भी पैसा धन आता है, टैक्स आता है, वो संचय निधि और आकस्मिक निधि में जमा होता है, ये सबको पता भी मैंने बताया। तो ऐसे में किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितना धन मिलेगा, ऐसा विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि भारत में संघात्मक शासन है, केंद्र सरकार के साथ में राज्यों की सरकारें भी हैं और धन एकत्रित करने का, टैक्स लगाने का अधिकार संसद को है, संचित निधि में टैक्स आता है। तो ऐसे में कौन से राज्यों को कितना धन मिलेगा निधि से, उसका बंटवारा करने के लिए क्या बनाया गया, वित्त आयोग बनाया गया। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति,
सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ध्यान रखना है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत, और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो ये प्रमुख वित्तीय शक्तियां थी 2 संवैधानिक प्रावधानों के तहत। एक प्रैक्टिकली शक्ति है व्यवहारिक, वो कौन सी? ध्यान रखिए, वह है धन विधेयक पर। किस पर? धन विधेयक। क्यों, क्या खास बात है इसमें? ध्यान रखना, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है कि धन विधेयक को पास कैसे करेगी संसद, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। ध्यान रखना, इसको पारित करने की प्रक्रिया है 109 में, और 110 में धन विधेयक क्या होगा उसकी परिभाषा है। अब आपको मैं समझा धन विधेयक क्या होता है, तो एक सामान्य तौर पर समझिए आप कि मोटी बुद्धि से कहें इसको, तो धन विधेयक वह होता है अगर कोई कर लगाना है नया, या किसी पुराने कर को समाप्त करना है, या किसी कर में वृद्धि करनी है, या किसी कर को कम करना है, या कोई नया प्रकार का जो कर होता है उसका इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार के जो कर को कम करने, कर को लगाने जैसे विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं? सभी धन विधेयक होते हैं। और धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये तो थी परिभाषा। इसमें प्रक्रिया कैसे पास करेगा कि पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में, यानी निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, कि लोकसभा में क्यों प्रस्तुत करेंगे धन विधेयक को? ध्यान रखना, कर कौन देती है? जनता। जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। इसलिए न्यायिक है, नेचुरल बात है कि जनता ही उसका फैसला करेगी। तो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, यानी निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और ध्यान रखना, निम्न सदन किसको क्या कहते हैं भारत में? लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो अब इसमें राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, आप कहोगे। ध्यान रखना, जिक्र है। कैसे है कि लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व मतलब पहले क्या करेंगे? राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है। पूर्वानुमति ली जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये है धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। तो वित्तीय शक्तियां 3, 2 संवैधानिक अनुच्छेदों में और एक धन विधेयक के संदर्भ में, कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। तो ये थी हमने आज पढ़ी अनुच्छेद 72 में। एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 72 पढ़ा, जिसके अंतर्गत माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को स्थगित कर सकता है और उसकी सजा को बदल सकता है। ये तो 72 में थी। और एक न्यायिक शक्ति हमने पढ़ी अनुच्छेद 124 में, और एक पढ़ी हमने 214 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और इसमें शपथ भी दिलाता है, इसमें शपथ नहीं दिलाता है। तो ये थी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत हमने एक तो आर्टिकल 267 पढ़ा, इसमें आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार धन ले सकती है। और एक हमने पढ़ा अनुच्छेद 280, जिसमें धन के बंटवारे को लेकर नियम बनाए जाते हैं, और वित्त आयोग का उल्लेख है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और एक हमने वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ा, धन विधेयक। तो धन विधेयक के संदर्भ में पूर्वानुमति किससे ली जाती है? पहले राष्ट्रपति से ली जाती है। तो ये आपने एक ओवररिव्यू देखा, क्योंकि हर बार में हर टॉपिक के बाद में एक बार ओवररिव्यू जरूर बताता हूं। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि मेरे साथ बने रहिए, विस्तार से चलते फिरते घूमते फिरते पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को जरूर याद होंगे। और मैंने आपको पहले कहा था कि सफलता का एक ही सूत्र है, मेहनत। इसलिए करो ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा। ध्यान रखना। नमस्कार, धन्यवाद।